classes we have finished one lecture regarding electric field. Okay, तो जैसे पिछले क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड का एक लेक्चर मैंने लिया था, तो उस लेक्चर में हमने आपको क्या बताया था कि वही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और बहुत सारे यदि पॉइंट चार्जेज हो तो उनकी वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। ठीक है ना, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की भी बातें हुई थी। राइट नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट स्टेप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट स्टेप में हमारा ये है कि हम लोग अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं वो कंटिन्यूअस बॉडी के लिए निकालने जा रहे हैं, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग बहुत सारे पॉइंट चार्जेस था जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे निकाले थे। अब हम लोग कंटिन्यूअस बॉडी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे वो देखना है, क्योंकि एक प्रॉब्लम मैंने पिछले लेक्चर में बताया था यूनिफॉर्म रड लेकर के, लेकिन अभी बहुत सारे हमारे पास कंटिन्यूअस बॉडी हैं जिनकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की बात कर रहे हैं। तो जैसे सबसे पहले हम हेडलाइन लिखते हैं, ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है, ये लेक्चर नंबर 2 है हमारा, और टॉपिक जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक का नाम है, और इसमें जो पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस बॉडी, कॉन्टिन्यूअस बॉडी। अब ये कंटिन्यूअस बॉडीज में क्या क्या आएगा, आएगा आपका रिंग आएगा, डिस्क आएगा, सॉलिड स्फीयर आएगा, सॉलिड स्फीयर के दो पार्ट हो जाएंगे, एक हो जाएगा कंडक्टिंग, और दूसरा पार्ट हो जाएगा नॉन कंडक्टिंग। जहां तक मैं समझ रहा हूं कि बच्चे ये कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग का मतलब हो सकता है नहीं समझते हैं। ऐसे मैंने डिस्कस किया था जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा रहे थे इंट्रोडक्शन क्लास में, लेकिन अभी मैं फिर से एक बार बताना चाहता हूं कि सॉलिड स्फीयर दो तरह का मैंने लिखा है, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। तो इसका मतलब मैं समझाऊंगा, इसको स्टार में कर दे रहा हूं ताकि इसकी मतलब आपको बतानी चाहिए, मुझे नहीं। चलो दूसरा है, पहले बॉडी लिख लेते हैं। रिंग हो गया, डिस्क हो गया, सॉलिड स्फीयर हो गया, हॉलो स्फीयर हो गया, हॉलो स्फीयर। ये भी दो तरह का होगा, कंडक्टिंग और ये नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, ठीक है ना। तो हमने जो बॉडी आपके सामने लिखा है वो लिखा है रिंग, डिस्क, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर। सॉलिड स्फीयर दो तरह के, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, हॉलो स्फीयर भी दो तरह के, कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग। और एक प्रीवियस क्लास में हमने आप लोगों को यूनिफॉर्म रड डिस्कस कर दिया था, उसको पांचवा कहिए, यूनिफॉर्म रड, यूनिफॉर्म चार्ज रड। ठीक है ना, ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका था। ये मैं आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स कि ये जो भी बॉडी हम लिए हुए हैं, रिंग है, डिस्क है, सॉलिड स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडीज है। इनके इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके रिजल्ट है।
क्योंकि जब भी सवाल आएगा तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप इसकी डेरिवेशन कर सकें। और रही बात बोर्ड में, तो बोर्ड में भी आपसे डेरिवेशन नहीं ही पूछा जाएगा, और पूछा भी जाएगा तो उसका एक बहुत आसान सा तरीका है जो हम आपको डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा लेकिन वेट करना पड़ेगा उस डिस्कशन के लिए, क्योंकि अभी हमारे पास दो मेथड है, मैं बताऊंगा कैसे इसको डिराइव किया जा रहा है। लेकिन पहले आप ये सोचिए कि इनका रिजल्ट जानना बहुत जरूरी है, तो आप रिजल्ट ही याद रखिएगा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो कितना होता है, कहाँ होता है, ठीक है ना। तो ठीक है, तो कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग दो तरह के बॉडी होते हैं। कंडक्टिंग का मतलब होता है कि कंडक्टिंग बॉडी का मतलब होता है कंडक्टिंग बॉडीज, ये वैसे बॉडी को कहा जाता है जिसमें चार्ज जो है वो एक जगह से दूसरे जगह मूव कर सके, मतलब जो जिसमें चार्ज फ्लो कर सके, एक जगह से दूसरे जगह जा सके चार्ज। अब क्यों जाएगा वो तो दूसरी बात है, लेकिन जा सकता है, वो अलाउ करता है। कंडक्टिंग बॉडी इज दैट बॉडी विच अलाउ टू मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, जो चार्ज पार्टिकल है उसके मूवमेंट को अलाउ करता है। और दूसरा बॉडी नॉन कंडक्टिंग होता है, जिसको सिंपल लैंग्वेज में हम लोग इंसुलेटर कहते हैं। इंसुलेटर का मतलब होता है वैसा बॉडी जिसमें कोई भी चार्ज पार्टिकल एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सके, चाहे कुछ भी सर्कमस्टेंसेस हो, एक जगह से दूसरे जगह वो नहीं जा सकते हैं। तो दो तरह का बॉडी है, एक कंडक्टिंग बॉडी। कंडक्टिंग बॉडी दैट बॉडी है विच इट अलाउ टू मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। और अभी चार्ज पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, क्योंकि प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस के इनसाइड है, इतना उसको बाहर निकाल करके मूव कराना पॉसिबल नहीं है। तो इट अलाउ टू मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इनसाइड इट, ठीक है ना। और यही वजह है कि यदि हम किसी कंडक्टिंग बॉडी को, जैसे फॉर एग्जांपल यदि कंडक्टिंग बॉडी का लिया जाए, तो आपका हो गया कॉपर, हो गया जिंक, हो गया एल्युमिनियम, हो गया एटीसी, ये सब कंडक्टिंग बॉडी में आते हैं। और यदि इस बॉडी का एक छोटा सा प्रॉपर्टी यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि यदि कंडक्टिंग बॉडी को आप मान लिया ये कोई कंडक्टिंग बॉडी है, और इसको आप चार्ज यदि दे रहे हो क्यू, प्लस क्यू चार्ज दे रहे हो, पॉजिटिव चार्ज दे रहे हो या नेगेटिव चार्ज दे रहे हो, जो भी दे रहे हो आप, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा कि इसको जब आप पॉजिटिव चार्ज देंगे तो ये सारे चार्जेस जो है एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये सारे चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और रिपेल करके ये चार्जेस कंडक्टर के आउटर सरफेस पर आ जाएंगे, ठीक है ना। मतलब इनसाइड क्यू इनसाइड बराबर जी, अंदर कोई चार्ज नहीं रहेगा, सारे के सारे चार्ज जो है वो सरफेस पर आ जाएंगे। इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिंग बॉडीज, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये बाद में इसको कई बार हम रिपीट करेंगे, अभी यहाँ बता रहे हैं, फिर जब प्रॉपर्टी बताएंगे ना, उस प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसमें फिर ये सारी चीजें रिपीट करेंगे। लेकिन अभी ये पॉइंट याद रखना है कि सिंपली किसी बॉडी, चार्ज बॉडी को देख के आप कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग कह सकते हैं इस बेसिस पर कि सारे चार्जेस जो है आउटर सरफेसेस पर आकर के कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। नाउ द सेकंड थिंग्स, पहले बोर्ड मिटा लूं।
दूसरा हुआ हमारा नॉन कंडक्टिंग बॉडीज। नॉन कंडक्टिंग बॉडीज भाई सीधा सा बात है कि नॉन कंडक्टिंग का मतलब हुआ कि जैसे ये कोई नॉन कंडक्टिंग बॉडी है, नॉन कंडक्टिंग बॉडी को हम लोग चाहे तो इंसुलेटर भी कह सकते हैं, इंसुलेटर, ठीक है ना, या नॉन कंडक्टिंग, ठीक है। अब यदि हम इसको चार्ज देते हैं, सपोज करिए चार्ज गिवन प्लस क्यू चार्ज देते हैं, तो ये जो चार्ज देते हैं तो जिस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसके अंदर, वो डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि चार्ज एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकते। यदि हमने इसको यूनिफॉर्मली चार्ज किया है, मतलब हमने हर जगह पर यूनिट वॉल्यूम जो चार्जेस दिया है वो बिल्कुल कांस्टेंट दिया है, हर जगह यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा, तो ये चार्जेस मूव नहीं कर सकते इसके अंदर। मतलब ये चार्जेज, यदि ये कंडक्टर होता, कंडक्टिंग बॉडी होता, तो ये चार्जेज एक दूसरे को रिपेल करते और सारे चार्जेज जो है आउटर सरफेस पर आ जाते हैं। लेकिन चूंकि ये नॉन कंडक्टिंग है, तो नॉन कंडक्टिंग में चार्ज जो है एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकते हैं, उनकी मूवमेंट अलाउ नहीं है, मूवमेंट ऑफ चार्ज आर नॉट अलाउड, doesn't allow to movement of charge particles, ठीक है ना। नॉन कंडक्टिंग बॉडी का मतलब हुआ कि डजंट अलाउ टू मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, मतलब आप जो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन जो रखे हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कांस्टेंट रहेगा, उसको ये बॉडी सेल्फ एडजस्ट नहीं करेगा। जैसे कंडक्टिंग में वो सेल्फ एडजस्ट कर लेगा, आप जो भी डिस्ट्रीब्यूशन रखेंगे उस डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करेगा कि वो चेंज कर लेगा। सारे चार्ज, आपने चार्ज इधर भी दिया उधर भी दिया, हर जगह इंटायर रीजन में चार्ज दिया, वो सारे रिपेल करके एक दूसरे को आउटर बाउंड्री पर आ जाएंगे। लेकिन यदि नॉन कंडक्टिंग बॉडी है तो फिर वो अपने आप सेल्फ मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज नहीं करेगा, ठीक है ना। सो सिंपल सा लैंग्वेज यही याद रखिएगा कि नॉन कंडक्टिंग बॉडी का मतलब हुआ कि डजंट अलाउ टू मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इनसाइड, ठीक है ना, अपने अंदर वो चार्ज पार्टिकल के मूवमेंट को अलाउ नहीं करता है। तो आप ये बात सीख लिए हैं कि कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग कैसे दोनों एक दूसरे से अलग बॉडी है। तो अब हम जाकर के कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बता सकते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्म चार्ज सॉलिड स्फीयर, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज सॉलिड स्फीयर, ठीक है, यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, ठीक है ना। क्योंकि हम यहाँ पर कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हमने लिया है, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, तो जो भी आप चार्ज दीजिएगा वो सारे के सारे चार्ज जो है वो अंदर तो रहेंगे नहीं, वो सब बाउंड्री पर आ जाएंगे, इस तरह से बाउंड्री पर आ जाएंगे। आप कह सकते हैं कि सर ये तो जस्ट मतलब कि एक सेल के तरह चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कि यदि ये सॉलिड स्फीयर नहीं होता, ये सेल होता, तो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो इसी तरीके का रहता, सारे चार्ज बाउंड्री पर होते। अब यहाँ पर ये सॉलिड स्फीयर है, वो भी कंडक्टिंग है, मतलब अंदर तो मटेरियल है लेकिन अंदर कोई चार्ज नहीं है, सारे चार्जेस कहाँ हैं, आउटर स्फीयर पर। तो एक तरह से
इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का मतलब होता है फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज निकालना। तो जब तक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं करेगा तब तक फोर्स नहीं चेंज करेगा। तो हम इसी केस में हम चाहे तो कह सकते हैं कि ये कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए निकालने जा रहे हैं, या आप चाहे तो इसको कह सकते हैं नॉन कंडक्टिंग सेल या कंडक्टिंग सेल। यदि ये कंडक्टिंग सेल होता तो भी यही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता, या नॉन कंडक्टिंग सेल। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं कि कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यही है कि आउटर बाउंड्री पर है। कंडक्टिंग सेल है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यही है कि आउटर बाउंड्री पर सारे चार्ज है। नॉन कंडक्टिंग सेल है, तो भाई नॉन कंडक्टिंग है लेकिन है तो सेल, तो चार्जेस तो बाउंड्री पर ही रहेंगे ना। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो एक जैसा ही है ना, चाहे वो आप कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ले लें, चाहे कंडक्टिंग सेल ले लें, चाहे नॉन कंडक्टिंग सेल ले लें, बात तो एक ही है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो एक ही होना है, ठीक है ना। तो जब यही का ही होना है तो इन तीनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एक ही होगा। तो अलग अलग केस बना करके याद करने से क्या फायदा, एक ही केस में बात कर लेते हैं। तीन के लिए बात करने जा रहे हैं। तो इसमें देखिए मान लिया ये सेंटर है, इसकी रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है, कैपिटल आर इसकी रेडियस है, और इसके सेंटर से यहाँ P पॉइंट पर स्मॉल r डिस्टेंस पर आपसे कोई कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का मतलब कि यहाँ +1 चार्ज को पुट करना और उसमें फोर्स निकालना। अब फोर्स निकालने के लिए हमारे पास जो तरीका है वो तरीका यही है कि भाई इंटीग्रेट करें, क्योंकि ये तो पॉइंट चार्ज नहीं है। या दूसरा तरीका क्या है कि हमारे पास इंटीग्रेशन के बाद जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग एक स्टेटमेंट हमारे सामने आता है कि भाई कोई भी यदि स्फेरिकल बॉडी की वजह से हमें किसी पॉइंट पे फोर्स निकालना है +1 चार्ज पे या किसी और चार्ज पे, तो हम पूरे स्फेरिकल बॉडी को एक पॉइंट चार्ज मान सकते हैं, एक पार्टिकल मान सकते हैं। और वो पार्टिकल कहाँ है जूम कर सकते हैं, उसके सेंटर पर। स्टूडेंट यहाँ बहुत होशियार रहिएगा कि ये सीएम जैसा मत समझ लीजिएगा कि कोई भी बॉडी के सीएम पर उसके सारे चार्ज को मान लीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि ये काम आप डिस्क में नहीं कर सकते, ये काम आप रड में नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि कोई रड चार्ज है तो आप उसके सारे चार्ज को उसके मिड पॉइंट पे लेकर के और फोर्स निकाल दीजिए किसी दूसरे चार्ज पे, ऐसा नहीं कर सकते आप। केवल ये इस केस में लागू होता है, क्योंकि हमारी जो कैलकुलेशन आती है इंटीग्रेशन के बाद वो अलाउड करता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट यदि इसको हम पूरे को चाहे तो इसके सेंटर पर चार्ज मान ले, अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरम, यदि सेल थ्योरम की बात करें फ्रॉम सेल थ्योरम, इस टोटल को चार्ज को हम लोग इसके सेंटर पर मान ले प्लस क्यू, ये जो प्लस क्यू चार्ज आपने दिया है, ठीक है। और इस पॉइंट P पर हमको निकालना है फील्ड, तो यहां पुट करिए +1 और इसमें फोर्स निकालिए। तो फोर्स कितना आएगा, जो फोर्स आएगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। ये रिपेल करेगा और कितना फोर्स लगेगा, कि Q बाई R स्क्वायर, के क्यू बाई R स्क्वायर। और यदि डायरेक्शन ले लें, इसको वेक्टर R हम कहें, तो डायरेक्शन हो गया R कैप की ओर। दिस इज द फाइनल फार्मूला, ठीक है ना। बारी बारी से हम बताएंगे। डेरिवेशन हम यहाँ नहीं देने जा रहे हैं, मैं आपको पहले बहुत क्लियर बात कर रहा हूँ कि मैं आपको डेरिवेशन नहीं देने जा रहा हूँ, मैं इंटीग्रेशन से निकाल के दिखाने नहीं जा रहा हूँ। एक सिमेट्रिकल थ्योरम है सेल थ्योरम, उस थ्योरम को यूज करके मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, ठीक है ना। लेकिन यदि आप चाहें तो आप इंटीग्रेशन से भी निकाल सकते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन से
निकालने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि कंपटीशन में आप इंटीग्रेशन से थोड़े निकालेंगे, आपको रिजल्ट जानना है। लेकिन यदि आप ये जानना चाहते हैं कि रिजल्ट कहाँ से आया है, क्योंकि आप कहेंगे कि मैं सेल थ्योरम नहीं जानता, मैं सेल थ्योरम को प्रूव करके दिखाइए, तो भाई सेल थ्योरम को प्रूव करने के लिए तो हमको इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा ना। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला गया है इंटीग्रेशन से, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट, सो पहला हम किसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे, यहां लिख रहे हैं फिर से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, किसके चलते, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। दूसरा, कंडक्टिंग सेल। तीसरा, नॉन कंडक्टिंग सेल। ये तीनों का एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों होगा, क्योंकि इन तीनों का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन on each charge distribution on each will be similar, ठीक है ना। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन on each will be similar, इसलिए इन तीनों का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। अब चलिए देखते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, वो देख लीजिए। यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होगा, सारे चार्ज यहाँ बाउंड्री पे रहेंगे, इसकी रेडियस r है और ये P पॉइंट है जो स्मॉल r डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि P पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, P पॉइंट यहाँ सरफेस पर भी हो सकता है और P पॉइंट सरफेस के अंदर भी हो सकता है। जैसे तीन केसों का यहाँ के लिए तो आपने कह दिया, मान लीजिए इस पर प्लस Q चार्ज है तो KQ बाई R स्क्वायर, और डायरेक्शन इस तरफ मैंने दिखा दिया है, ठीक है ना। दूसरा ये भी तो हो सकता है, यहाँ पर R क्या है, R जो है वो रेडियस से बड़ा है, ठीक है ना। ये भी हो सकता है कि पॉइंट P जो है वो सरफेस पर हो, R R के बराबर हो जाएगा, और उस केस में यहाँ KQ बाई कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तीसरा केस ये हो सकता है कि आप पॉइंट सरफेस के अंदर ले, स्मॉल r मतलब पॉइंट यहाँ ले, कहीं P यहाँ ले, यहाँ ले, यहाँ ले, कहीं P, उस केस में फील्ड जो होगा वो जीरो होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तीन केस है आपका, R ग्रेटर देन R, R इक्वल टू R एंड R लेस देन R। ये तीन केस में इलेक्ट्रिक फील्ड आपको याद रखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। अब आप पूछेंगे कि सर इसको डेराइव करके दिखाइए, तो मैं फिर से आपको मना कर रहा हूं कि देखिए एक्चुअल डेरिवेशन तो इसका होगा इंटीग्रेशन से, लेकिन इसको इजीली डेराइव करने का या बोर्ड में जो आपका पूछेगा उसके लिए एक थ्योरम दिया गया, ठीक है ना, जो आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, V
गॉसेस थ्योरम, ठीक है ना। लेटर डिस्कस, इसको बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हमें रिजल्ट की जरूरत है, हमें इस रिजल्ट को याद रखना है। ऐसा भी नहीं है गॉसेस थ्योरम यदि नहीं होता तो भी हम निकाल सकते थे। कैसे? सेकंड मेथड विल डिराइव ई फ्रॉम गॉसेस थ्योरम या इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, आपको अभी बस ये रिजल्ट याद रखना है, क्योंकि ये रिजल्ट याद रहेगा तभी सवाल बनेंगे, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 3 केस में बताए हैं, आर इज ग्रेटर देन आर, आर बराबर आर एंड आर इज लेस देन आर। मतलब सरफेस के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम चीज हम ग्रेविटेशन में भी आपको पढ़ाए थे 11वीं क्लास में। ग्रेविटेशनल फील्ड निकाले थे किसी सेल के वजह से, कहाँ निकाले थे? सरफेस के बाहर, सरफेस पर और सरफेस के अंदर, ठीक है ना। जब सरफेस के अंदर जा रहे थे 0 आ रहा था, सरफेस के बाहर आ रहा था GM बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, स्मॉल आर स्क्वायर, एंड सरफेस पर आ रहा था GM। जस्ट ये K जो है वो कैपिटल G हो जा रहा था, Q जो है वो M हो जा रहा था मास ऑफ से, ठीक है ना। सिमिलर सा रिजल्ट है, इसको ध्यान में रखना है। और ये आपका ऑलरेडी इस तरह के रिजल्ट आप देख चुके हैं ग्रेविटेशन में। अब रही बात इसकी, थोड़ी ग्राफ भी जान लेनी चाहिए आपको। ग्राफ कैसे खींचेंगे भाई? जैसे ये आपका ई है और ये आर है, स्मॉल आर। तो देखिए, तो इधर तो 0 है, मतलब ये कैपिटल आर तक की यदि बात करी है, आर का वैल्यू यदि 0 से आर हो तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो नहीं है तो 0 है, तो मतलब यहाँ तो ग्राफ सीधे इसी लाइन पर आ गया, जस्ट ओवरलैप कर गया यदि ये एक्स एक्सिस से था। इसके बाद सीधे ग्राफ यहां पर चालू हुआ KQ बाई आर स्क्वायर। मान लिया सपोज दिस पॉइंट इज KQ बाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब यहां से ग्राफ चालू होगा तो ग्राफ देखिए आगे बढ़िएगा, जब आर की वैल्यू आर से ज्यादा होगी तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए ग्राफ इस तरह जाएगा, ये कभी टच नहीं कर पाएगा। दिस ग्राफ इज स्टैंड फॉर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो दिस इज द ग्राफ फॉर ई वर्सेस आर, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप लोग इसको एक बार, ठीक है ना। अब दूसरा जो बॉडी हम लेने जा रहे हैं, वो बॉडी लेने जा रहे हैं, देखिए कंडक्टिंग में तो हमारा दोनों हो गया ना। कंडक्टिंग में बात करें तो ये सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर दोनों की बातें हो गई, और नॉन कंडक्टिंग में हॉलो स्फीयर का काम हो गया। तो अब बचा हमारे पास केवल एक बॉडी ना, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह यूनिफॉर्म हो, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। जरा इस बोर्ड को क्लियर कर ले पहले। Now electric field due to uniform charge non-conducting sphere. Okay, electric field due to uniform charge non-conducting sphere. Okay, so non-conducting वो भी कैसा है sphere? solid sphere, non-conducting solid sphere है, ठीक है। तो जो
चार्ज दिए हैं वो चार्ज हर जगह रहेगा। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मान लिया जो चार्ज आपने दिया है ये चार्ज है प्लस क्यू, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह चार्ज है, इंटायर रीजन में। यही यदि कंडक्टिंग बॉडी होता तो क्या होता, सारे चार्ज रिपेल करके आउटर सरफेस पर आ जाते हैं। लेकिन ये चूंकि नॉन कंडक्टिंग है इसलिए चार्ज का मूवमेंट अलाउड नहीं है, इसलिए चार्ज जहां आपने दिया है वहीं पर रहेगा, वो आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है ना। तो सपोज करो कि इसकी रेडियस कैपिटल आर है, तो पी पॉइंट आप फील्ड निकालने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि जैसे यहां पर यदि पी पॉइंट हो आपका, मतलब आर ग्रेटर देन आर, मतलब सरफेस के बाहर, क्या हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। यस, सेल थ्योरम ही जब कि भाई इस पूरे चार्ज को हम एक पॉइंट चार्ज यहां मान लिया और उसकी वजह से +1 पर फोर्स निकाल दिए कि क्यू बाई आर स्क्वायर, उसकी डायरेक्शन निकालोगी। यही यदि निगेटिव रहता तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाता, नहीं। अब सवाल यह है कि यदि सरफेस पर बात करें तो हो जाएगा हमारा के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है ना, ऑन द सरफेस की बात हो रही है। यहां पर भी आपका वो काम करेगा सेल थ्योरम, यहां पर भी आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अब इसके अंदर की बात करें, यदि हम सरफेस के अंदर मान लिया पी पॉइंट यहां ले लें, उस केस में ई बराबर क्या लिखेंगे आप, कब की बात कर रहा हूं मैं, जब आर लेस देन आर है, मतलब इनसाइड द सरफेस की बात कर रहा हूं। अब यहां पर आप डेरिवेशन यदि देंगे तो डेरिवेशन देने के लिए आपके पास दो मेथड, पहला तो इंटीग्रेशन है, दूसरा गॉसेस थ्योरम है। ठीक है ना, गॉसेस थ्योरम से डेरिवेशन देना अच्छा है, क्योंकि इंटीग्रेशन तो आपको लंबा पड़ेगा और हमें नहीं लग रहा है कि इंटीग्रेशन से आप किसी कंपटीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिएगा, और जो निकालिएगा वो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होगा, जहां भी निकालने को ये दिया आएगा। ठीक है ना, तो यहां पर अंदर की बात करें तो अंदर के लिए मान लिया यदि आर ग्रेट लेस देन कैपिटल आर है, मतलब पॉइंट आपका कहां है भाई, पॉइंट आपका मान लिया यहां पर है। ठीक है, तो ये जो डॉटेड लाइन हम दे रहे हैं स्मॉल आर रेडियस का यदि स्क्वायर बनाए, तो जो +1 चार्ज आप यहां रखेंगे उस पर फोर्स लगाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल चार्जेज होंगे वो इस डॉटेड लाइन के अंदर वाले होंगे। ये सेम चीज हमने ग्रेविटेशन में भी बात किया था। ग्रेविटेशन में भी आपको जब हम जी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू निकाल रहे थे इनसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ, तो वहां पर हमने बताया था कि इनसाइड जब हम जाते हैं तो जो सर्कल हम यहाँ डॉटेड लाइन से जो स्फेरिकल रीजन खींच रहे हैं, इस रीजन के अंदर जो मास आता था वही अट्रैक्ट करता था। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी इस रीजन के अंदर जो चार्ज आएगा वो उसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है ना, अब उस फोर्स को यदि हम निकालना चाहें तो मान लिया यहाँ +1 चार्ज को रखिएगा, तो उसमें फोर्स कितना लगेगा, के क्यू डैश बाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्यू डैश का मतलब है चार्ज इनसाइड दिस डॉटेड रीजन। ठीक है ना, क्यू डैश का मतलब हुआ कि चार्ज इनसाइड, चार्ज इनसाइड डॉटेड रीजन। ओके, चार्ज इनसाइड डॉटेड रीजन। तो क्यू डैश कितना होगा भाई, क्यू डैश हो जाएगा आपका, क्योंकि पूरे वॉल्यूम में चार्ज क्यू है, कैपिटल क्यू, सो क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यू इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू। ये 4/3 पाई कट गया, एंड क्यू बाई आर क्यू इंटू स्मॉल आर क्यू। ठीक है ना, जब इसको आप पुट करेंगे, नाउ ई बराबर के क्यू आर क्यू बाई कैपिटल आर क्यू, दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस। ठीक है ना, तो हमारे पास तीन केस हो गया, एक तो आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, दूसरा आर बराबर कैपिटल आर, और तीसरा आर इज द लेस देन कैपिटल
यहाँ पर भी ग्राफ जानना जरूरी है कि भाई इसका भी ग्राफ किस तरह से खींचे हम, क्योंकि ग्राफिकल क्वेश्चन आ ही जाता है ना। ग्राफ दे देगा नीट में तो अक्सर एक दो ग्राफ का क्वेश्चन निकाल ही लेता है वो, खास करके ग्रेविटेशन से और इलेक्ट्रिक फील्ड से ग्राफ का क्वेश्चन अक्सर निकाल लेता है। तो ग्राफ पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो नाउ आई एम गोइंग टू जस्ट ड्रॉ द ग्राफ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड स्मॉल आर, ठीक है ना। सो हियर तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ही हो गया, ठीक है ना, और ये स्मॉल आर हो गया, ठीक है। अब सवाल ये है कि हम यदि सेंटर से बात करें, ठीक है, तो सेंटर से यदि हम बात करेंगे तो ग्राफ है, देखिए ना, सेंटर से आगे जाएंगे, सेंटर पर तो आर की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ का वैल्यू 0 आ जाएगा, ई का वैल्यू 0 आ जाएगा। लेकिन सेंटर से आगे जाएंगे तो ये आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ये तो कांस्टेंट है ना, ये तो पूरा कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वैल्यू इंक्रीज होगी, मतलब ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा। ये एक तरह से ग्राफ है किसका भाई, ई प्रोपोर्शनल टू आर क्यू का ग्राफ है। यहां पर जब ये आया, एग्जैक्टली आर पर आया, तो ये यहां पर हो जाएगा कितना, के क्यू बाई के क्यू डैश बाई आर स्क्वायर, है ना, क्यू डैश इक्वल टू दिस, ओके। So now here r square will be come out and r square will be cancel out here. So linear graph होगा ना, लिसन में e बराबर कितना आ जाएगा हमारा, e बराबर आ जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक था, के क्यू आर बाई आर क्यू, ये हमारा, तो ये तो कांस्टेंट हो गया, ठीक है ना। तो E इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर हुआ नहीं, तो ग्राफ फिर E इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, मतलब लीनियर ग्राफ है, तो इसका तो ओरिजिन से पास करेगा, तो ये तो ऐसे स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। और ये एग्जैक्टली आर पर आएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, के क्यू आर आर कट जाएगा बाई आर स्क्वायर। और फिर अब आगे जब जाइएगा तो फिर वो फॉर्मूला आने लगेगा पहले वाला, क्योंकि वही आर स्क्वायर वाला आने लगेगा, तो फिर वो तो इस तरह से घटेगा। यहां तक क्या है, ई जो है यहाँ तक प्रोपोर्शनल टू आर गया है, ठीक है ना। और इसके बाद यहां से आगे जब बढ़िएगा तो क्या हो जाएगा, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरह से ग्राफ आएगा, ये ग्राफ इस तरह से आएगा, ये कभी टच नहीं करेगा इस लाइन को, ठीक है ना। तो जस्ट वेरी इजी, नो डाउट, जस्ट यू कैन रिकॉल इट, ठीक है ना। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना जान गए। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपके पास रिजल्ट आ गया, किसका किसका आ गया, स्फीयर के लिए आ गया, चाहे सॉलिड कंडक्टिंग बॉडी हो, स्फीयर हो, या हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर हो। और फिर नॉन कंडक्टिंग में भी बात करें तो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड हॉलो नॉन कंडक्टिंग, ये चारों का आप इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट जान गए। डेरिवेशन हम गॉसेस थ्योरम से देंगे आगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है ना। चलिए आगे की बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये कहीं डिराइव करके आप प्रॉब्लम नहीं बना सकते, ये जस्ट आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे एक प्रॉब्लम दे रहे हैं, उस प्रॉब्लम को ध्यान में रखिएगा।
जैसे मान लिया सपोज आपको एक प्रॉब्लम दे रहे हैं, प्रॉब्लम है कि लिसन, दिस इज ए नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, ठीक है, और इसमें इसको चार्ज कर दिया गया, इस तरह से चार्ज कर दिया गया, ठीक है ना, सही है। एंड द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी varies as इस तरह से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वेरी कर रहा है, ठीक है ना। ये आर क्या है, ये रेडियस है, रेडियस का मतलब ये आर इज द रेडियस ऑफ सेल, रेडियस ऑफ सेल मतलब एक तरह से इसको बहुत सारे सेल में हम तोड़ सकते हैं, ये बहुत सारे सेल से बना हुआ है ये सॉलिड स्फीयर, तो जो उसकी रेडियस होगी उसके हिसाब से उसका ये डेंसिटी वेरी होते चला जा रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड at a point r equal to capital R by 2, मतलब इस पॉइंट इसकी रेडियस जो है वो कैपिटल आर है और आपसे यहाँ पर पी पॉइंट पे पूछा जा रहा है जो r by 2 पर है, दिस इज द पॉइंट, ठीक है ना। वहां पर आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो आपने क्या सीखा, आपने ही सीखा ना भाई, अभी तक तो आपने ही सीखा कि भाई मान लिया जाए ये आपका कैपिटल आर रेडियस है और इस पी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इस पी पॉइंट पर इसके अंदर जो चार्ज होगा, इसी चार्ज की वजह से यहाँ +1 चार्ज में फोर्स लगेगा, इसी चार्ज को आप क्यूडेस कहते थे, तो क्यूडेस निकालना पड़ेगा आपको कि भाई इसके अंदर जो चार्ज है मान लिया क्यूडेस है, तो आप कहेंगे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के क्यूडेस बाई आर स्क्वायर मतलब r by 2 स्क्वायर, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 4 के क्यूडेस बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ क्यूडेस हमको निकालना है कि इस रीजन में जो चार्जेज है वो चार्ज है कितना, क्योंकि वॉल्यूम डेंसिटी जो है वो वेरी कर रहा है आर के साथ साथ वेरी कर रहा है। तो मान लिया कि यदि कोई हम एलिमेंट लेते हैं, डियर स्टूडेंट, दिस इज ए प्रॉब्लम कि ये एक नॉन यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, ओके। फिर से देखिए, ये जो फिगर में आप देख रहे हैं ये एक नॉन यूनिफॉर्म चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, क्योंकि यदि कंडक्टिंग होता तो ये सारे चार्जेज इंटायर रीजन में नहीं होते, ये सब आउटर सरफेस पर आ जाते, नहीं। तो चूंकि इंटायर रीजन में आप चार्ज देख रहे हैं, इसका मतलब ये नॉन कंडक्टिंग ही है, देख के ही बता सकते हैं हम, ठीक है ना। और इसकी डेंसिटी जो है वो वेरी कर रहा है, रो इक्वल टू r+2, जहां r जो है डिस्टेंस
of a point from center। r जो है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट है फ्रॉम सेंटर से, तो ये डेंसिटी इस तरह से वेरी कर रहा है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है ना। P का मतलब है स्मॉल r की वैल्यू r/2 है। ओके बच्चों, दिस इज ए वेरी गुड क्वेश्चन, और इसको थोड़ा सा ध्यान से सीखिएगा, समझिएगा कि जो फॉर्मूला हमने बताया है उस फॉर्मूला से इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे। क्योंकि भाई जो फॉर्मूला बताए हैं वो तो उसमें आप देख रहे थे कि उस फॉर्मूला में इस सवाल में फर्क तो यही आ गया कि फॉर्मूला बताता समय हमने बताया था कि यूनिफॉर्म चार्ज है, डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। फिर भी उस फॉर्मूला का यूज करके सवाल को कैसे बनाएंगे, ये मेन बात है। तो देखिए, देखो बच्चों, सबसे पहली बात है कि यदि हम ऐसा मान लें कि इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो यदि हम एक शेडेड स्फेरिकल जोन लें और इस शेडेड स्फेरिकल जोन में चार्ज यदि Q डैश है, तो फिर हमारा फॉर्मूला काम कर जाएगा कि भाई ये शेडेड जोन के बाहर वाले जो चार्ज हैं ये +1 पर फोर्स नहीं लगाएंगे। फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल केवल इस शेडेड जोन के अंदर वाला चार्ज है, और उसके लिए फॉर्मूला आपने क्या लिखा है, E लिखा है KQ डैश R/2 इंटू RQ, यही लिखा है ना। क्या फॉर्मूला लिखा था E@R का, याद करिए। E@R सेपरेशन पर क्या लिखा था, KQ डैश, 1 मिनट, KQ डैश बाई RQ, यही फॉर्मूला लिखा था ना आपने कि भाई ये जो चार्जेज इस डॉटेड लाइन के अंदर है केवल यही +1 चार्ज पे फोर्स लगाएंगे। तो ये चार्जेज यदि Q डैश है तो KQ डैश बाई R² होगा, यही फोर्स लगेगा, ठीक है ना। और इसकी डायरेक्शन इधर होगी। ओके, तो हमारा मेन टास्क जो है वो ये है कि हम Q डैश की वैल्यू निकालें, क्योंकि R की वैल्यू तो दी हुई है। R तो हम यहां से लिख लेंगे डायरेक्टली कि KQ डैश बाई R का वैल्यू है कैपिटल R/2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया, KQ डैश 4/R²। तो हमारा बेसिकली इस Q डैश को ही निकालना है कि हाउ टू कैलकुलेट द Q डैश, और Q डैश की वैल्यू यहाँ पुट कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो Q डैश निकालेंगे हम कैसे, तो देखिए, जैसे सपोज करिए कि मान लिया जाए ये हमारा जो स्फीयर है जिसकी रेडियस कैपिटल R है, यदि यहाँ पर स्मॉल r पर हम एक स्फीयर ऐसे कंसीडर करें और एक सेल बनाएं, सेल का मतलब ये जो विड्थ है दिस इज द dr। तो भाई इस सेल पर, एलिमेंट्री सेल पर कितना चार्ज होगा जरा निकाल लेते हैं। यदि इस सेल पे चार्ज निकल गया तो फिर हम यहां से यहां तक टोटल चार्ज Q डैश निकाल सकते हैं। तो चार्ज ऑन एलिमेंट्री सेल dq बराबर रो इंटू dv। dv इज द वॉल्यूम ऑफ दिस सेल। dv जो है वो वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्री सेल है, तो रो इंटू dv। तो dv को क्या लिखे, बराबर dq कैन बी रिटेन एज, रो तो हमारा दिया हुआ है r+2, ठीक है ना, और dv हो गया 4πr² इंटू dr, मतलब जस्ट सरफेस एरिया ऑफ दिस सेल इंटू दिस विड्थ dr, दिस इज द वॉल्यूम dv, ठीक है ना। ये dv है आपका,
ये जो है आपका क्या है, डीवी है, ठीक है ना। अब यहां से यदि हमको इंटीग्रेट कर दे तो हमारा क्यूडेस निकल जाएगा, लेकिन इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना पड़ेगा, r4 पाई आर स्क्वायर इंटू r प्लस 2 dr। कहां से कहां तक करना पड़ेगा मेरे बच्चों, 0 से लेकर के r/2 तक करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जानना है कि इस रीजन में कितने चार्ज हैं। तो इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आर प्लस 2 dr का 0 से r/2, तो यहाँ से क्यूडेस निकल जाएगा और इस क्यूडेस को यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए निकालते हैं कि भाई क्यूडेस कितना होगा। तो क्यूडेस निकालते हैं, तो इसको मिटा रहा हूं मैं। So now 4 pi is a constant, it is out of integration sign, and here r cube plus 2r square dr from 0 to r/2, सही है ना, ठीक है। ओके बच्चों, ओके नाउ इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका आ जाएगा r के पावर 4/4 प्लस 2r³ 0 to r/2, ठीक है ना। तो यहां से 4 पाई r के पावर 4 मतलब r के पावर 4/2 है, तो 16 इंटू 4 64 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 2 है ना, तो 4 पे जब जाएंगे 2 है तो 4 पे तो 4 16 64 64 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू 2/3 r³ मतलब यहाँ r³ हुआ और यहाँ हो गया 2 4 8 हो जाएगा, ठीक है ना। ये कट जाएगा तो आ जाएगा 4 पाई इंटू r टू दी पावर 4/64 प्लस r³/4। यहाँ पर एक बात, डायमेंशनली ये करेक्ट है, कोई कहेगा कि डायमेंशनली नहीं है, तो ये r ओनली r इज मॉडुलस ऑफ रेडियस, ठीक है ना। r जो है मॉडुलस ऑफ रेडियस है, ठीक है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू। ऐसे रो इज गिवन हियर, रो इज इन कूलम पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। तो यहां से ये क्यूडेस का वैल्यू आपका आया। ये नहीं कहिएगा कि ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो r जो है वो मॉडुलस ऑफ रेडियस है। मैं बहुत क्लियर बताने जा रहा हूँ कि r इज ओनली मॉडुलस ऑफ रेडियस विदाउट यूनिट, मतलब इसमें नो यूनिट इज इन्वॉल्व। नहीं तो ये जो हमने लिखा था ना कि रो बराबर क्या लिखा था, r+2, तो ये डायमेंशनली जो है वो गलत हो जाता है, इसलिए क्योंकि यहाँ का जो यूनिट कुछ और है, यहाँ का कुछ और है, यहाँ कुछ और, तो मॉडुलस के साथ वेरी हो रहा है। तो यहाँ से ये क्यूडेस निकल जाएगा और इसको फिर हम पुट कर देंगे, पुट, ये क्यूडेस हो गया आपका, पुट इन 1, this is the equation 1 and this will be the answer, ठीक है ना। ओके डियर स्टूडेंट्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने बताया वो नेक्स्ट क्लास का टारगेट यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ कि नेक्स्ट, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड में बताता ही रहूंगा, क्योंकि अभी तो मैंने आपको केवल सॉलिड स्फीयर, आपको अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने बताया
वो बताया किसके चलते, सॉलिड कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग, ये दोनों के चलते बता दिया। फिर दूसरा सॉलिड कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग की वजह से बता दिया। यहां सेल ले लिया, सेल भी दोनों हो गया, कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको रिंग, डिस्क के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सिखाऊंगा, ठीक है ना। बस इस लेक्चर में इतना ही ध्यान रखना है। और आपको एक छोटा सा क्विज में डालूंगा, कल डाल दूंगा व्हाट्सएप पर। एक्चुअली थोड़ी सी डिसकंटिन्यू हो गई थी मेरी लेक्चर, तो कोशिश करूंगा कि कंटिन्यू रहे और आपको कल एक क्विज में डाल दूंगा, आप उसको बना करके और मुझे दिखाइएगा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू। हाँ,